क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज ट्रैवलर टू अराइव इन इंडिया? यानी कि पहले पोर्टुगीज ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे वो कौन थे? तो पहले पोर्टुगीज ट्रैवलर जो था वो वास्को डी गामा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वास्को दा गामा अराइव इन इंडिया? यानी कि वास्को दा गामा जो था इंडिया में कौन से साल में आया था? तो वास्को दा गामा जो है इंडिया में 1498 में आया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वास्को दा गामा लैंड ऑन द इंडियन कोस्ट? यानी इंडिया के कौन से समुद्री तट पे वास्को दा गामा जो है अपने समुद्री जहाज को लेकर के पहुंचा था? तो वास्को दा गामा जो है इंडिया के कालीकट में पहुंचा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कालीकट। नेक्स्ट हो जाएगा, हु वेलकम वास्को दा गामा अपॉन हिज अराइवल इन कालीकट? यानी कि जब वास्को दा गामा कालीकट में पहुंचता है तो उसका स्वागत कौन करता है? तो उसका स्वागत जो है कालीकट के राजा जमोरिन करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोर्टुगीज कंपनी इन इंडिया? इंडिया में जो पोर्टुगीज कंपनी स्टेबलाइज करा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था स्टारवुड इंडिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्टारवुड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोर्टुगीज स्टेबलाइज देयर फर्स्ट कमर्शियल फैक्ट्री इन इंडिया? पोर्टुगीज ने इंडिया में अपना फर्स्ट कमर्शियल फैक्ट्री कहां पे लगाया था? तो पोर्टुगीज ने इंडिया में अपना पहला कमर्शियल फैक्ट्री जो है कोचिन में लगाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया? इंडिया में जो पहले पोर्टुगीज वाइसरॉय थे वो कौन थे? इंडिया में जो पहला पोर्टुगीज वाइसरॉय था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी डिड फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इंट्रोड्यूस इन इंडिया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इंडिया? इंडिया में जो पोर्टुगीज एम्पायर का रियल फाउंडर किसको कहा गया है? तो अल्फांसो दी अल्बुकरक को इंडिया में पोर्टुगीज एम्पायर का रियल फाउंडर कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अल्फांसो दी अल्बुकरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड अल्बुकरक कैप्चर गोवा? अल्बुकरक ने गोवा को कब कैप्चर करा था? तो अल्बुकरक ने गोवा को 1510 में कैप्चर करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर डिड अल्बुकरक डिफीट टू कैप्चर गोवा? गोवा को जीतने के लिए अल्बुकरक ने कौन से राजा को हराया था? तो अल्बुकरक ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पोर्टुगीज स्टेबलाइज देयर फर्स्ट कैपिटल इन इंडिया? पोर्टुगीज ने अपने कौन सी जगह पे अपना पहला कैपिटल स्टेबलाइज करा था? यानी कि पोर्टुगीज का जो पहला कैपिटल है 1503 में उन लोगों ने स्टेबलाइज करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटिल विच ईयर डिड द पोर्टुगीज रूल गोवा दमन एंड दीव? पोर्टुगीज जो है गोवा दमन एंड दीव पर कब तक शासन किए थे? तो पोर्टुगीज जो है सबसे पहले भारत आए थे और सबसे अंत में गए थे, 1961 तक उन्होंने गोवा दमन एंड दीव पर कब्जा किए हुए था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन डिड द पोर्टुगीज गो टू लास्ट इन इंडिया? पोर्टुगीज जो है कौन से रीजन में लास्ट तक रहे थे इंडिया में? तो वही हो जाएगा गोवा दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड टोबैको कल्टीवेशन, शिप कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया? इंडिया में तंबाकू की खेती, शिप कंस्ट्रक्शन और जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करा था? तो पोर्टुगीज ने करा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इस ईयर वाज सेंट जेवियर्स चर्च एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्टुगीज इन गोवा? सेंट जेवियर्स चर्च को पोर्टुगीज ने गोवा में कौन से साल में स्टेबलाइज करा था? तो सेंट जेवियर्स चर्च को पोर्टुगीज ने गोवा में 1515 में स्टेबलाइज करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1515। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोर्टुगीज कॉल देमसेल्व्स रिगार्डिंग देयर मैरीटाइम पावर? पोर्टुगीज खुद को क्या करके पुकारते थे? तो पोर्टुगीज खुद को किंग ऑफ द सी कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बैटल वाज फॉट बिटवीन डच एंड द ब्रिटिश इन 1759 रिजल्टिंग इन डच लॉस? यानी कि कौन सा बैटल जो हुआ था वो 1759 में 1759 में डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था? तो बैटल ऑफ बेदरा जो है 1759 में डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसमें डच की हार हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड फॉर 15 इयर्स इन दिसंबर 1600? दिसंबर 1600 में 15 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए इंडिया में जो है कौन से किसने ग्रांट करा था, परमिशन दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश शिप टू अराइव इन इंडिया? इंडिया में आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? इंडिया में आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रूरल कैप्टन हॉकिंस मेट इन 1608? 1608 में कैप्टन हॉकिंस कौन से शासक से मिलते हैं? तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर से मिलते हैं, मुगल शासक जहांगीर से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन ईयर डिड कैप्टन हॉकिंस अराइव एट द सूरत पोर्ट? कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत पोर्ट पे कौन से साल में आते हैं? तो कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत में 1608 में आते हैं और उसी साल वो जहांगीर से मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप दैट ब्रॉट कैप्टन विलियम्स हॉकिंस टू इंडिया? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जो है जिस समुद्री जहाज से इंडिया में आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हेक्टर था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जिस जहाज से आए थे उसका नाम हेक्टर था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुज परमिशन डिड ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1613? ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री 1613 में किसके परमिशन से लगाया था? सूरत में। तो ब्रिटिशर्स अंग्रेज जो है सूरत में अपना पहला फैक्ट्री जो है जहांगीर की परमिशन से लगाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ब्रिटेन चार्ज टू गेट मैरिड टू पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रेगेंजा लीडिंग टू द पोर्टुगीज गिफ्टिंग बॉम्बे टू ब्रिटिश? कौन से साल में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू का मैरिज जो है वो पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रेगेंजा से हुआ था, जिसके तहत पोर्टुगीज ने बॉम्बे को दान में एज ए गिफ्ट दे दिया था ब्रिटिशर्स को? तो ये जो है 1661 में जो है चार्ल्स टू का मैरिज जो है ब्रिटिश पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रेगेंजा से हुआ था और इसके में गिफ्ट के तौर पे पोर्टुगल्स ने बॉम्बे को दान में दे दिया था ब्रिटिशर्स को, तो करेक्ट हो जाएगा 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? कौन से साल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1664। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नॉन एज? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंच इंडिया कंपनी का नाम था कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द इंडीज, यानी इसका नाम था डेस इंडीज ओरिएंटलेस था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डेस इंडीज ओरिएंटलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो किस तरह का कंपनी था? तो पूर्णतः सरकारी कंपनी था, गवर्नमेंट कंपनी था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन सूरत इन 1668? फ्रेंच ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में 1668 में किसकी लीडरशिप में एस्टैब्लिश करा था? तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में जो है 1668 में फ्रेंच ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट को एस्टैब्लिश करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्रांसिस कैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्टिन? फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्टिन के द्वारा जो है पौंडीचेरी में जो जिस फोर्ट को एस्टैब्लिश करा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम फोर्ट लुई था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फोर्ट लुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्नाटिक वॉर वेयर फॉट बिटवीन विच टू यूरोपियन पावर इन इंडिया? कर्नाटिक वॉर जो कौन से दो यूरोपियन पावर्स के बीच में इंडिया में हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जितने भी वॉर हुए थे उसको कर्नाटिक वॉर कहा गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ब्रिटिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ब्रिटिश एक्सपेल द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया मार्किंग द एंड ऑफ द कर्नाटिक वॉर?
कौन से साल में अंग्रेज जो है फ्रेंच को हरा करके इंडिया से बाहर भगा दिए थे? तो ये जो है 1760 में ऐसा हुआ था और इसको बैटल ऑफ वांडीवास कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बैटल ऑफ वांडीवास। यानी कि अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बेद्रा 1759 से डच को बाहर भगाया था और फ्रेंच को 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास से, जिसको कर्नाटिक वार कहा जाता था, दोनों के बीच के युद्ध को, उसके बाद जो है 1760 में फाइनली उन्होंने अंग्रेजों ने फ्रेंच को भी इंडिया से बाहर भगा दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1760 बैटल ऑफ वांडीवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमांडर दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया? जब कौन से ब्रिटिश कमांडर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे फ्रेंच को इंडिया से भगाने में? तो सर आयरकुट जो थे, उन्होंने मतलब कि बैटल ऑफ वांडीवास में जो है इंडिया ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कमांडर थे उनका नाम सर आयरकुट था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर आयरकुट। और फ्रेंच की तरफ से कैप्टन लाली था। खैर वो क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कमांडर था उनका नाम सर आयरकुट था बैटल ऑफ वांडीवास में 1760 वाले में, जिसको जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को इंडिया से भगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756? 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो 1766 में जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला जो है 1756 में बंगाल का नवाब बना था। तो करेक्ट हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिराजुद्दौला's एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश? सिराजुद्दौला का जो एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स को लेकर के कैसा था? ही अपोज द ब्रिटिश, वो हमेशा ब्रिटिश के खिलाफ रहते थे, वो कभी भी ब्रिटिश के अंडर में नहीं आए। तो करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर डिड सिराजुद्दौला टेक टुवर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश एंड देयर सपोर्टर्स? सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश और उनके सपोर्टर्स को लेकर के किस तरह की गतिविधि का मतलब उन्होंने करा था? तो उन्होंने क्या करा था? ही टुक मेजर्स टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी। अंग्रेजों की जो कंट्रोल बढ़ते जा रहे थे उसको रोकने के लिए उन्होंने कई तरह की एक्टिविटीज को उन्होंने करा था, ताकि वो अंग्रेजों के अंदर में रहे और अपना इंडिपेंडेंट रहे। तो करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच रेन डिड ब्लैक होल ट्रेजेडी अकर? ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है किनके शासनकाल में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में हुआ था। और व्हाट डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी अकर? ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है 20 जून 1756 को हुआ था। तो करेक्ट हो जाएगा ए, 20 जून 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिटिश वर इम्प्रिजन इन स्मॉल रूम ड्यूरिंग द ब्लैक होल ट्रेजेडी? ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंदी बना करके एक बंद कमरे में मतलब कि अंधेरे रूम में बंद कर दिया था, जिसके बाद अगले दिन मात्र 23 ही लोग बचे थे, बाकी 130 मर गए थे। तो करेक्ट हो जाएगा बी। हमने ब्रिटिश सर्वाइव द ब्लैक होल ट्रेजेडी? ब्लैक होल ट्रेजेडी में कितने ब्रिटिशर्स बच पाए थे? तो मात्र 23 ब्रिटिशर्स बच पाए थे, 140 में से 123 मर गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 को हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द मेन पार्टी इन द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज प्लासी लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे टर्म्स? प्लासी जो है फिलहाल किस जगह पे लोकेटेड है? तो प्लासी फिलहाल जो है बंगाल के गंगा रिवर में, बंगाल में गंगा रिवर के किनारे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम नदिया है, वहां पर फिलहाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ब्रिटिश फोर्स इन द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे? तो ब्रिटिश कमांडर जो थे उनका नाम लॉर्ड क्लाइव था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश को लीड कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मीर जाफर बिट्रेड इन द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर ने किसको धोखा दिया था? तो बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी को सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने बैटल ऑफ प्लासी में धोखा दे दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण वो हार गए थे बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट वाज द आउटकम ऑफ मीर जाफर आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर का क्या होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है सिराजुद्दौला के हारने के बाद जो है अंग्रेज जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो ये मीर द नवाब ऑफ बंगाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मीर जाफर? मीर जाफर कौन था? मीर जाफर बंगाल का नवाब था, जो कि सिराजुद्दौला के बाद आता है और इसने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में धोखा दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मीर जाफर गिव टू द ब्रिटिश आफ्टर बिकमिंग नवाब? मीर जाफर जब नवाब बन जाता है तो उसने अंग्रेजों को क्या दिया था? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगनास एज ए जमींदारी रिवार्ड 24 परगनास को, बंगाल का जो 24 परगना था उसको जमींदारी के तौर पे रिवार्ड के तौर पे मीर जाफर ने अंग्रेजों को दान दे दिया था। तो करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जमींदारी ऑफ 24 परगनास कॉल्ड? 24 परगनास के जमींदारी को क्या कहते थे? इसको क्लाइव का जमींदारी कहा जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा ए, क्लाइव जमींदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पर्सनल गिफ्ट डिड मीर जाफर गिव टू क्लाइव? मीर जाफर जो है क्लाइव को पर्सनल गिफ्ट कितना दिया था? तो मीर जाफर ने 24 परगनास देने के साथ साथ 2,34,000 का 64,000 पाउंड भी दिया था एज ए गिफ्ट। तो करेक्ट हो जाएगा भी 2,34,000 पाउंड्स मीर जाफर ने क्लाइव को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मीर जाफर कॉल्ड इन रिलेशन टू कर्नल क्लाइव? कर्नल क्लाइव का मीर जाफर को क्या कहा जाता था? मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदर कहा जाता था। तो करेक्ट हो जाएगा सी, क्लाइव से गीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईयर वाज मीर जाफर रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम एज नवाब बंगाल? कौन से साल में मीर जाफर को जगह पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है? तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है। 3 साल तक वो बंगाल का नवाब रहता है, फिर उसके बाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा बी, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेरिटरी डिड मीर कासिम ग्रांट टू द ब्रिटिश? मीर कासिम ने अंग्रेजों को कौन से टेरिटरीज जो है दिए थे? तो बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव जो है इन टेरिटरीज को, बंगाल की टेरिटरीज को अंग्रेजों को दान में दे दिया था। तो करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हिज थ्रोन व्हाट डिड मीर कासिम डू? मीर कासिम को जब उसके गद्दी से हटा दिया जाता है 1764 में, तो फिर वो क्या करता है? ये फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ता है। तो विच सिटी डिड मीर कासिम ट्रांसफर हिज कैपिटल? मीर कासिम ने अपने कैपिटल को कहाँ स्थापित किया था? तो मीर कासिम ने अपने कैपिटल को मुंगेर स्थापित कर लिया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। नेक्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस? व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? बैटल ऑफ बक्सर जो है कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 22 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द की फिगर इन द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर में कौन से की फिगर्स इन्वॉल्व थे? तो बैटल ऑफ बक्सर में जो एक तरफ से अंग्रेजों की तरफ लॉर्ड हेक्टर मंडर जो थे और दूसरी तरफ से मीर कासिम, नवाब जो है शुजाउद्दौला और मुगल इंपरर शाह आलम II थे। यानी कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो उसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड हेक्टर मुनरो एक तरफ थे और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II जो मुगल इंपीरियर शाह आलम II, इन तीनों एक तरफ थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर को किसने जीता था? तो बैटल ऑफ बक्सर को अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल? बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे? तो बंगाल के अंतिम नवाब थे वो मुबारकुद्दौला थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुबारकुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट ए मूवमेंट अगेंस्ट सोशल इविल्स इन इंडिया?
इन सोसाइटी भारत में समाज में मौजूद बुराइयों के अगेंस्ट में बोलने वाले और सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले जो है राजा राम मोहन रॉय जो थे भारत में के समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर वाज ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 1828 में की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ व्हिच टू कॉन्सेप्ट्स इन इंडिया? इंडिया में कौन से दो कॉन्सेप्ट्स के फादर जो राजा राम मोहन को माना जाता है? तो इंडियन रिनेसेंस एंड मॉडर्न इंडिया। इंडियन रिनेसेंस यानी कि इंडिया के पुनर्जन्म इंडिया के पुनर्जागरण और मॉडर्न इंडिया का जो है उनको फादर कहा जाता है। पुनर्जागरण में इंडिया में जिस तरीके का धारणा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, जैसे कि सती प्रथा और इस तरह के कई बाल विवाह, तो उसको खत्म करके नई तरीके से सोच को लोगों में उत्पन्न करने का काम जो है राजा राम मोहन रॉय ने कहा था। इसलिए इन्हें इंडियन रिनेसेंस एंड मॉडर्न इंडिया के फादर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बुक डिड राजा राम मोहन रॉय इन द पर्शियन लैंग्वेज? राजा राम मोहन रॉय ने पर्शियन लैंग्वेज में कौन सा बुक लिखा था? तो तुफात उल मुआद्दीन जो है बुक को राजा राम मोहन रॉय ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था और उन्होंने एक अखबार भी पब्लिश किया था जिसका नाम मिरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश आत्मीय सभा एंड वेदांत कॉलेज? राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज कौन से साल में एस्टैब्लिश करा था? तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज 1815 में एस्टैब्लिश करा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815। हु हेल्प्ड द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द लॉ बैनिंग द सती प्रैक्टिस इन 1829? सती प्रैक्टिस जो इंडिया में चलता आ रहा था बहुत लंबे समय से, तो उसको बैन करने में जो है राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी सरकार का हेल्प करा था 1829 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर डिड अकबर टू कन्फर द टाइटल राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने कब दिया था? तो 1830 में। 1830 में अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि दिया था, यानी कि अकबर टू ने राजा राम मोहन को राजा का उपाधि दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राजा राम मोहन रॉय अपोज? राजा राम मोहन रॉय किस चीज के खिलाफ थे? तो राजा राम मोहन जो है सती प्रैक्टिस और आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर डिड राजा राम मोहन रॉय पास अवे? राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1833 में लंदन में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में हुआ था, सॉरी इंग्लैंड के कट कट हु फाउंडेड कट इन व्हिच ईयर डिड राजा राम मोहन रॉय पास अवे? राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु जो है वो 1833 में हुआ था इंग्लैंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर द आर्य समाज फाउंडेड? आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर वाज द आर्य समाज फाउंडेड? आर्य समाज की स्थापना कहां पर की गई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था उनका नाम मूलशंकर था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका नाम स्वामी विरजानंद था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्वामी विरजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्वामी दयानंद सरस्वती नॉन एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फेमस स्लोगन गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया हुआ फेमस स्लोगन कौन सा नारा था? तो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का काफी पॉपुलर जो है एक स्लोगन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वेदों की ओर लौटो बैक टू द वेदास। व्हाट इज द फेमस बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ फेमस बुक कौन सा है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एंड इन व्हिच ईयर? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी और कब? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्वामी विवेकानंद 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच इवेंट डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन 1893? 1893 में कौन से एक इवेंट में जो कि अमेरिका के शिकागो में हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था? तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो यूएसए। तो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में अमेरिका के शिकागो में, उसमें स्वामी विवेकानंद ने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नरेंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सजेस्ट द नेम स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो नाम था स्वामी विवेकानंद, इस नाम को किसने सजेस्ट किया था? तो उनके जो गुरु थे खेत्री, उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराज खेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक वेयर रिटन बाय स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन से बुक को लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म और भक्ति इन बुकों को लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857 रिबेलियन इन इंडिया? 1857 की क्रांति का इमीडिएट यानी कि उस वक्त का तत्कालीन कारण क्या था? तो उस वक्त जो तत्कालीन कारण था ग्रीस्ड कैटरेज इन द इनफेल्ट राइफल, यानी कि गाय भैंस और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था इनफेल्ट राइफल में, और ये जो है उस वक्त 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस्ड कार्ट्रिज। कार्ट्रिज का मतलब होता है गाय भैंस का चर्बी। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटैक्ड हिज ब्रिटिश ऑफिसर बैरकपुर स्पार्किंग द 1857 रिबेलियन? 1857 में किसने बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक करा था? तो मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर छावनी में अपने ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक कर दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हिच डेट डिड द 1857 रिबेलियन बिगन इन मेरठ? 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है वो मेरठ से हुआ था। कौन से साल में हुआ था? तो कौन से दिन पे हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट टू विटनेस द 1857 रिबेलियन? 1857 की क्रांति सबसे पहले इंडिया के कौन से शहर से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सिटी वाज द मेजर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया? 1857 की क्रांति का सबसे मेजर सेंटर जो है, सबसे बड़ा सेंटर कौन रहा था? तो सबसे बड़ा सेंटर जो है दिल्ली रहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हो द इंडियन लीडर एसोसिएटेड विद दिल्ली सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 जो था उसमें उस क्रांति के जो दिल्ली की तरफ से प्रतिनिधित्व किस कर रहे थे? तो दिल्ली सेंटर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बहादुर शाह जफर एंड बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन लीडर वाज एसोसिएटेड विद द लखनऊ सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट में लखनऊ से इस क्रांति का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बेगम हजरत महल। कहां से? तो लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन लीडर एसोसिएटेड विद द कानपुर सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 में जो है कानपुर से इस क्रांति का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब और तात्या तोपे जो है वो कानपुर से
इस क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाना साहब एंड तात्या तोपे। कहाँ से कर रहे थे? तो कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट इन झांसी? झांसी से कौन कर रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लीडर्स ऑफ द इलाहाबाद सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857। यानी कि ऑप्शन में से कौन सा जो है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो लियाकत अली जो है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द लीडर्स ऑफ द जगदीशपुर सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857? 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से कौन जो है इस क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह जो है 1857 की क्रांति में जगदीशपुर सेंटर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नेम द लीडर एसोसिएटेड विद द फैजाबाद सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857। 1857 की क्रांति में फैजाबाद से जो है इस क्रांति का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह जो है वो फैजाबाद से इस क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मौलवी अहमदुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द बरेली सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857? बरेली जो है बरेली सेंटर वाला 1857 की क्रांति में बरेली जो है बरेली सेंटर का जो है प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो खान बहादुर कर रहे थे बरेली सेंटर का प्रतिनिधित्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हाट हैपेंड टू द कंपनी रूल? 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी रूल का क्या होता है? तो कंपनी रूल जो है पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है और अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो जाता है भारत पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट वाज अबॉलिश एंड डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल वाज अप्लाइड। 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चलता था उसको खत्म कर दिया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल को स्थापित कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू गवर्नर जनरल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को अब किस नाम से जाना जाने लगा? तो गवर्नर जनरल को जो है वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के वक्त जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग, और ये पहले वाइसरॉय भी थे। लेकिन वो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया का पहले वाइसरॉय जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग इंडिया में पहले वाइसरॉय थे। इससे पहले जो है गवर्नर जनरल का पद होता था, बाद में 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा और वही गवर्नर जनरल जो पहले लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो वाइसरॉय बन गए। तो सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट? इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ था? इंडिया में जो है नेशनल मूवमेंट 1885 के आसपास में शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अलोंग द अदर इंडियन लीडर्स एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बाकी भारतीय नेताओं के साथ मिलकर के कौन किसने किया था? तो ईओ ह्यूम और बाकी अन्य भारतीय नेताओं ने मिलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्थापना 1885 में किया गया था उस वक्त भारत में जो वाइसरॉय कौन थे? तो उस वक्त भारत में लॉर्ड डफरिन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पे हुआ था? तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है पहला कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। हु वेयर स्पेशली वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे? बॉम्बे में जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेशन जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीडर्स पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 1885 में जो बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को किसने चेयर करा था? तो पहले नेशनल कांग्रेस के जो जो अध्यक्ष थे वो थे वेमकेश चंद्र बनर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेमकेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्रेडिट विद इनिशियल स्वदेशी मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया? इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के जो शुरुआत का जो क्रेडिट किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशिएटेड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल? बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल को कब शुरुआत किया था? तो गणपति फेस्टिवल का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनिशिएटेड बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट शिवाजी फेस्टिवल। शिवाजी फेस्टिवल जो है बाल गंगाधर तिलक ने कब शुरू किया था? तो शिवाजी फेस्टिवल जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हु sang the वंदे मातरम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 1896 कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन जो कि 1896 में हुआ था उसमें वंदे मातरम किसने गाया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1896 के कलकत्ता सेशन में वंदे मातरम गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दादा भाई नौरोजी मेंशन द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल करा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी 1906 में, और क्या हुआ था? तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। कहां का सेशन? कलकत्ता सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड कांग्रेस स्प्लिट एट द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब कांग्रेस जो 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत सेशन होता है और कांग्रेस के सूरत सेशन में जो है कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाता है। और कब हुआ था? तो 1907 में। तो कांग्रेस दो पार्ट में कब बटा था? 1907 में। कहां पर हुआ था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द नेशनल एंथम जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के कौन से साल में जो है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था? तो 1911 वाले जो कलकत्ता सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गांधी प्रपोज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से साल के कलकत्ता सेशन में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रपोज करा था? तो महात्मा गांधी ने 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रपोज करा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू गिव नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू गिव द कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में जो है महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट स्वराज का, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में हुए लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये बात उन्होंने 1929 के लाहौर सेशन में कहा था कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट डिसीजन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल टेकन? बंगाल का पार्टीशन का जो डिसीजन था अंग्रेजी सरकार ने कब लिया था? तो 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजी सरकार ने बंगाल पार्टीशन का डिसीजन लिया था। इन विच ईयर वाज बंगाल पार्टीशन? फिर बंगाल को विभाजित कौन से साल में कर दिया गया? तो 1905 में 16 अक्टूबर को बंगाल को विभाजित कर दिया गया, यानी कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल को पार्टीशन करने का डिसीजन लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। हुआ जिस फॉर द पार्टीशन बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल के विभाजन के वक्त अंग्रेजी वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, अंग्रेजी वाइसरॉय। तो करेक्ट आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूवमेंट स्टार्टेड अपोजिशन ऑफ पार्टीशन बंगाल? बंगाल के विभाजन के विरोध में किस मूवमेंट का शुरुआत हुआ था? जिस वक्त जो है स्वदेशी मूवमेंट था, यानी कि विदेशी सामान का बहिष्कार और
स्वदेशी को सपोर्ट करने का जो शुरू हुआ था। तो 1905-6 में हुआ था और ये बंगाल विभाजन के खिलाफ में ये शुरू किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के वक्त जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एंड्रू एंडरसन जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट कमांडर थे पार्टीशन के वक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंड्रू एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द डेलीगेशन दैट मेट द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो इन शिमला। अब जो है जो डेलीगेशन जो था जो लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है, बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाते हैं वो, तो उस डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो आगा खान। आगा खान जो है बंगाल विभाजन के बाद जो है लॉर्ड मिंटो जो उस वक्त के वाइसरॉय थे उनसे शिमला में मिलते हैं और उसके बाद जो है क्या होता है, तो बांग्लादेश के ढाका वाले रीजन में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना कर दिया जाता है। नेक्स्ट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन ढाका। ढाका में जब मुस्लिम लीग का स्थापना किया जा रहा था तो किस तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? किसके प्रतिनिधित्व में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था? उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, मतलब बस ढाका में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह के प्रतिनिधित्व में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आगा खान, जो जिन्होंने लॉर्ड मिंटो से मिला था वही मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1907। 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो कराची में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द मुस्लिम लीग लोकेटेड। मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? तो शुरुआती दौर पे जो है मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में रहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। बाद में उसे अलग अलग जगह पर भी शिफ्ट किया जाता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिल्ली दरबार इन 1911। 1911 में किस कारण से दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था? तो द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी टू इंडिया। क्वीन रानी मैरी और राजा जॉर्ज फिफ्थ के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। तो करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द एम्परर एट द दिल्ली दरबार दिसंबर 1911। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने कौन से अनाउंसमेंट किए थे? तो उन्होंने बंगाल के पार्टीशन को खारिज कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि जॉर्ज फिफ्थ जो ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे जो दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होने के लिए किया गया था। तो जब वो दिल्ली दरबार में आते हैं तो उसके बाद जो वो बंगाल पार्टीशन जो 1905 में होता है उसको खारिज कर देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा सी, द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ। when was दिल्ली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग कलकत्ता। अब इसी दिल्ली दरबार में डिसीजन लिया जाता है कि अब कलकत्ता से दिल्ली में भारत का कैपिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये फाइनली दिसंबर 1912 में अप्रैल 1912 में दिल्ली को भारत का कैपिटल बना दिया जाता है, कलकत्ता को छोड़ दिया जाता है। और ये डिसीजन जो है दिल्ली दरबार में लिया गया था। तो करेक्ट हो जाएगा सी, अप्रैल 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द गदर मूवमेंट इन 1913। 1913 में गदर मूवमेंट को किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका जो है लाला हरदयाल ने गदर मूवमेंट का प्रतिनिधित्व किया था। तो करेक्ट हो जाएगा बी, लाला हरदयाल। क्वेश्चन है, इन ईयर वाज द गदर पार्टी स्टेबलाइज्ड। गदर पार्टी की स्थापना कौन से साल में की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। तो करेक्ट हो जाएगा डी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गदर पार्टी, वेयर वाज द गदर पार्टी स्टेबलाइज्ड। गदर पार्टी की स्थापना कौन सी जगह पर से की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। तो बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? गदर पार्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ब्रिटिश सरकार से आजादी पाना। तो करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पब्लिकेशन स्टार्टेड बाय द गदर पार्टी 1913। 1913 में गदर पार्टी ने एक पत्रिका का शुरुआत किया था जिसका नाम गदर पत्रिका था। करेक्ट हो जाएगा बी। इसमें लोगों को एकत्रित करने के लिए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वाज द फर्स्ट इशू ऑफ द गदर पार्टी का गदर पत्रिका का जो पहला प्रकाशन था वो कौन से भाषा में था? तो उर्दू भाषा में था। तो करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट हेल्ड। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1916। लखनऊ पैक्ट बेसिकली कांग्रेस का लखनऊ का सेशन था, अधिवेशन था और उसी में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है समझौता होता है, उसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसाइडेड ओवर द लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916। कांग्रेस का जो लखनऊ वाला सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजबूदार ने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंबिका चरण मजबूदार, और इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग नॉन एज। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब वो जो कांग्रेस का जो सेशन था लखनऊ का जो कि 1916 में हुआ था, जिसे अंबिका चरण मजबूदार ने प्रेसाइड करा था और उसी चीज़ को बाद में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लखनऊ पैक्ट रिकॉग्नाइज रिगार्डिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। लखनऊ पैक्ट में किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर के? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम को एक अलग इलेक्टोरेट्स देने की बात कही गई थी लखनऊ पैक्ट में और इस बात की मंजूरी दे दी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब हुआ कि मुस्लिम का जो अपना निर्वाचन क्षेत्र होगा वो लोग जो जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, उनको ही वोट करेंगे जाति के आधार पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन कांग्रेस लीग एग्रीमेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। इसी कांग्रेस लीग एग्रीमेंट को ही मुस्लिम लखनऊ पैक्ट कहा जाता है और यही 1916 में हुआ था। कोई अलग नहीं, सब एक ही वक्त का बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वे नोटेबल फिगर इन द यूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एट द लखनऊ कॉन्फ्रेंस। अभी जो है कांग्रेस 1907 में सूरत सेशन में दो पार्ट में बढ़ जाता है। उसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट जब 1916 में होता है तो जो दोनों दल जो था, दो पार्ट जो था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे कांग्रेस के पार्ट, वो फिर से आपस में मिल जाते हैं और इसमें एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक इन दोनों के प्रयासों से ये दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं 1907 के बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट में, जो कि भाई कांग्रेस और लीग समझौता इसी को कहा जाता है और लखनऊ पैक्ट भी इसी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक इन दोनों के प्रयासों से जो है वो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो दो डिपार्टमेंट था, यानी कि जो अलग अलग जो पार्ट था कांग्रेस का, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द होम रूल लीग मूवमेंट स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना कब की जाती है? इंडिया में जो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। हु स्टेबलाइज्ड होम रूल लीग इन इंडिया। होम रूल लीग की स्थापना इंडिया में किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना जो इंडिया में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, महाराष्ट्र के बेलगांव में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वेयर वाज द होम
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द होम रूल लीग फर्स्ट एप्लाइज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे पहले होम रूल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दुनिया में सबसे पहले जो होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में की गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नेंस विद इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही कुछ छोटे-छोटे जगहों पर खुद का सेल्फ गवर्नेंस को स्टेबलाइज करना ही कारण जो टारगेट था होम रूल लीग का था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होम रूल लीग, टू अचीव सेल्फ गवर्नेंस विद ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिग्निफिकेंट लीडर जॉइंड द होम रूल लीग मूवमेंट अलोंग विद बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के साथ और कौन-कौन नेताओं ने जो है होम रूल लीग में जो है पार्टिसिपेट करा था? तो एनी बेसेंट भी होम रूल लीग में पार्टिसिपेट की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेंटर ऑफ होम रूल लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का सेंटर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो पुणे में था। तो होम रूल लीग का जो सेंटर जो था वो पुणे में रखा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किया था? तो बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना करने के बाद एनी बेसेंट ने चेन्नई में भी, जिसे मतलब कि मद्रास में भी क्या है होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी बाय एनी बेसेंट इन द होम रूल लीग इन मद्रास? होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में करने के बाद एनी बेसेंट ने किसको सेक्रेटरी बनाया था? तो जॉन अरुंडल को सेक्रेटरी बनाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द रॉलेट एक्ट पास ऑन 18 मार्च 1919 यानी कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट पास करा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद टू सपोर्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, इंडिया में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ते क्रांति को देखते हुए जो है अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट को पास किया था 18 मार्च 1919 को। इसके अंदर जो है बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर डिड द रॉलेट एक्ट गिव टू ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रॉलेट एक्ट ने किस तरीके का पावर दिया था? टू इम्प्रिजन एनिमल विदाउट ट्रायल, यानी कि बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच के जो है किसी को भी पकड़ को जेल में डाल दिया जा सकता था 1919 वाले रॉलेट एक्ट के बाद में, तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज? रॉलेट एक्ट को कॉमनली क्या रेफर किया जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जो ब्लैक लॉ कहा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने ब्लैक लॉ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट किसने प्रोटेस्ट करा था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईयर जलियांवाला बाग मैसेकर अकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार है वो 1919 में हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 1919। व्हाट ईयर जलियांवाला बाग मैसेकर अकर? जलियांवाला बाग मैसेकर जो कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर रिस्पांसिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए कौन सा लीडर जो है जिम्मेदार था? तो जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग मैसेकर का जिम्मेदार था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन लीडर रिजाइन्ड फ्रॉम हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर? यानी कि भारत के कौन से नेता ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को नाइटहुड को वापस कर दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइटल डिड महात्मा गांधी रिनाउंस इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग? क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था इसको। विच कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन से कमीशन का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो द पंजाबी लीडर अरेस्ट बिफोर द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले किस पंजाबी नेता को अरेस्ट कर लिया गया था? तो जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर दिया गया था, और इसी के कारण ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, उनके सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के खिलाफ में लोग इकट्ठे हुए थे, और इसी के ऊपर जो है जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलवा दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये लोग जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग जो है कौन से दिन पे हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेजन वाज द मीटिंग हेल्ड एट जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग मीटिंग जो है लोगों का हो रहा था वो कौन से दिन हो रहा था? तो बैसाखी के दिन हो रहा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बैसाखी। हु ऑर्डर्ड द फायरिंग ऑन द क्राउड एट जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट नॉन एज? इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो तीसरा फेज था उसको क्या कहा जाता है? उसको गांधी एरा कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड गांधी एक्सेप्ट एज पॉलिटिकल गुरु? गांधी जी ने किसको अपना पॉलिटिकल गुरु माना था? तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु माना था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वाज अवार्ड टू गांधी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को कौन सा टाइटल दिया था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी केसर हिंद। इन विच बुक गांधी जी इलेबोरेट ऑन द कांसेप्ट ऑफ स्वराज? स्वराज के कांसेप्ट को गांधी जी ने कौन से बुक में एक्सप्लेन करा था? इन्होंने हिंद स्वराज में स्वराज के कांसेप्ट को एक्सप्लेन करा था, तो ये हो जाएगा हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच ईयर डिड गांधी लीड 3 सिग्निफिकेंट मूवमेंट इंडिया? गांधी जी ने कौन से साल के बीच में जो 3 सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स को लीड करा था? तो 1917 से 18 के बीच में गांधी जी ने 3 सिग्निफिकेंट मूवमेंट को लीड करा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917-18। विच वाज द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय गांधी इन इंडिया? गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह जो है कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह जो था इंडिया में था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन इशू इन द चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का मेन इशू क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो मेन इशू था वो फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, यानी कि नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज करवा रहे थे, और वही जो था मेन कारण था चंपारण सत्याग्रह का, ये 1917 में हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी फर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा? गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डेट खेरा सत्याग्रह टेक प्लेस? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन इशू इन द खेरा सत्याग्रह? खेरा सत्याग्रह में इशू क्या था? हाई टैक्सेस। अब खेरा में जो है हाई टैक्सेस से लोग परेशान थे, और इसी को लेकर के गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह 1918 में किया था, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द मेन इशू इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में मेन इशू क्या था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो मेन इशू था वो स्टॉपेज ऑफ प्लेग बना ड्यू टू द एंड ऑफ एपिडेमिक। तभी क्या था कि प्लेग जब चल रहा था तो मिल के जो मालिक थे तो वो 35% क्या बोलते हैं वो बोनस दिया करते थे वहाँ में काम करने वाले मजदूरों को, लेकिन जब बाद में जो प्लेग जो है वो सबसाइड कर गया, घटने लगा, तो मिल के मालिकों ने मजदूरों को वहाँ पर प्लेग बोनस देना बंद कर दिया, और इसी के विरोध में वहाँ पर मिल के मजदूर चले गए थे, तो वही है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्टॉपेज ऑफ प्लेग बोनस ड्यू टू द एंड ऑफ एपिडेमिक। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? जब गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद क्या होता है, वर्कर रिसीव 85% प्लेग बोनस आफ्टर गोइंग ऑन स्ट्राइक विद गांधी सपोर्ट। गांधी जी के सपोर्ट से उनको बाद में 35% का प्लेग बोनस दिया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रपोजल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अप्रूव्ड इन कांग्रेस कलकत्ता सेशन? कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कौन से कलकत्ता सेशन में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रपोज करा जाता है? तो कांग्रेस का जो 1920 का कलकत्ता सेशन था, जो कि उसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रपोज करा जाता है, और बाद में जो है ये कांग्रेस का जो नागपुर सेशन होता है उसमें से पास कर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी रिटर्न ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के वक्त में क्या चीज वापस कर दिया था? तो उन्होंने केसरी हिंद वॉर और जुलूं पदक इन सभी का जो उपाधि था उसको वापस कर दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट स्लोगन डिड गांधी गिव ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त जो है असहयोग आंदोलन के वक्त जो है गांधी जी ने कौन से स्लोगन को दिया था? तो उन्होंने फॉरेन विदेशी चीजों को बहिष्कार करने की बात कही थी, और ये 1905 में भी हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इनिशियली? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है असहयोग आंदोलन का कौन सा एस्पेक्ट जो था काफी ज्यादा सफल रहा था? तो विदेशी चीजों का बहिष्कार काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट अकर्ड ऑन 45 1920 उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे पुलिस कर्मी मारे गए थे अंग्रेजों के, और इसे चौरा-चौरी कांड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुलिस स्टेशन एक पुलिस स्टेशन सेट ऑन फायर, यानी कि एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी में। तो और इसी को चौरा-चौरी कांड भी कहा जाता है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अभी जो है गांधी जी ने बाद में इसके कारण जो है 5 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 फरवरी 1922, यानी कि चौरा-चौरी हत्याकांड, चौरा-चौरी कांड के 7 दिनों के बाद जो है 5 फरवरी को हुआ था, और 12 फरवरी को उन्होंने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 12 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिस्पांसिबल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द साइमन कमीशन इन 1927? 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना के लिए कौन रिस्पांसिबल था? किसने साइमन कमीशन का एस्टेब्लिश किया था? सर जॉन साइमन ने 1927 में साइमन कमीशन को भारत लाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ईयर बता साइमन कमीशन एस्टेब्लिश, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की स्थापना जो थी 1927 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वाज द साइमन कमीशन एस्टेब्लिश? साइमन कमीशन को कौन से एक्ट के तहत जो एस्टेब्लिश करा गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के तहत जो साइमन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन साइमन कमीशन? साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेस टू द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन को लेकर भारतीय लोगों का क्या रिएक्शन था? तो भारतीय लोग जो थे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अपोजिट। क्वेश्चन है, हु डिड द स्लोगन साइमन गो बैक? साइमन गो का नारा किसने लगाया था? तो भारतीय लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया था। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंडियन पॉपुलेस। नेक्स्ट, हु वाज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन? अब साइमन कमीशन के खिलाफ जो है भारतीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी में लाला लाजपत राय भी थे, वो भी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसमें जो है इंजर्ड घायल होकर के लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, और इसी बात के विरुद्ध इंडियन भारतीय कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर डिड साइमन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट? साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सबमिट किया था? तो साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था, और साइमन कमीशन इस वक्त तक 2 बार भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रिवोल्यूशन लूट द गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफ काकोरी? काकोरी में जो है सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने कब लूटा था? तो 1925 में लूटा था। तो करेक्ट हो जाएगा 1925, इसको काकोरी कांड भी कहा जाता है। और इस काकोरी इंसिडेंट नॉन एज काकोरी इंसिडेंट को 1925 में जो क्रांतिकारियों ने सरकारी ट्रेन को लूटा था उसको काकोरी कंस्पिरेसी भी कहा जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा काकोरी कंस्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द सेंटेंस टू डेथ इन 1927 अंडर द काकोरी केस? काकोरी केस को लेकर 1927 में किन्हें मौत की सजा दी जाती है? तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्लाह खान को जो है काकोरी केस के तहत जो है मौत की सजा दी जाती है 1927 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एस्टेब्लिश 1928 में किया गया था, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया था 1928 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्यूशन एक्टिविटीज इन पंजाब? पंजाब में रिवोल्यूशन एक्टिविटीज को कौन लीड कर रहे थे? तो भगत सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज किल्ड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु इन लाहौर? लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु द्वारा किसको मार दिया गया था? तो सैंडर्स को मार दिया गया था, क्योंकि लाला लाजपत राय को पीट करके जो है साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे, तो जो है अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा पीटे जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो करेक्ट हो जाएगा बी, सैंडर्स। फिर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड? भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 23 मार्च। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू। हमने रिवोल्यूशन सेंटेंस इन लाहौर कंस्पिरेसी केस? कितने क्रांतिकारियों को सजा दिया जाता है लाहौर कंस्पिरेसी केस में? तो टोटल 23 क्रांतिकारियों को लाहौर कंस्पिरेसी केस में सजा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में शुरू की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दांडी मार्च? दांडी मार्च का प्राइमरी पर्पस क्या था? टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट, अंग्रेजों का जो है नमक को लेकर के नमक का जो उत्पाद था उसको लेकर एक अधिकार था, उसके खिलाफ में दांडी मार्च को निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फॉलोअर्स अकम्पनीड गांधी ऑन द दांडी मार्च? दांडी मार्च में गांधी जी को कितने लोगों ने अकम्पनी किया था? तो 78 लोग गांधी जी के साथ दांडी मार्च पे निकले थे। फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड गांधी मार्च ड्यूरिंग द दांडी मार्च? दांडी मार्च के बाद गांधी जी कहां से कहां तक चले थे? तो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी विलास तक गांधी जी जो है दांडी मार्च के वक्त में चले थे। ऑन व्हिच डेट गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ ड्यूरिंग द दांडी मार्च? दांडी मार्च के वक्त गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था, अंग्रेजों का जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक करा था। तो 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द अमेरिकन जर्नलिस्ट दैट अकम्पनीड गांधी ड्यूरिंग द दांडी मार्च? दांडी मार्च के वक्त में कौन से अमेरिकन जर्नलिस्ट गांधी जी का कंपनी कर रहे थे? तो वे मिलर जो है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है जो गांधी जी के साथ थे दांडी मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्शन टू ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ? जब सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया जाता है, नमक कानून को तोड़ने के को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्या करता है? तो गांधी जी को अरेस्ट कर लेता है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि गांधी जी के दांडी मार्च के जस्ट बाद ही शुरू हो जाता है, अप्रैल 6 अप्रैल के बाद में। तो इसका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नॉर्थ वेस्ट में कौन लीड कर रहा था? तो खान अब्दुल गफर खान जो नॉर्थ वेस्ट में प्रोविंस में लीड कर रहे थे। तो खुदाई खिदमत गार इनका एक जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसने काफी अच्छे से बढ़ करके हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इसको लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। तो करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द मूवमेंट इन मणिपुर? मणिपुर में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसने लीड किया था? तो एक रानी गैडिनलिउ जो थी, वो एक 13 वर्ष की लड़की थी, उन्होंने जो है मणिपुर में इसको लीड किया था। तो करेक्ट हो जाएगा बी।
हाउ ओल्ड वाज रानी गैडिनलिउ व्हेन शी पार्टिसिपेटेड द मूवमेंट, जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट की थी तो रानी गैडिनलिउ कितनी साल की थी? तो मात्र 13 साल की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 13। ओके, रानी गैडिनलिउ द टाइटल ऑफ रानी, रानी गैडिनलिउ को रानी का टाइटल किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रानी गैडिनलिउ को रानी का टाइटल दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट ईयर वाज नेहरू रिपोर्ट पब्लिश, नेहरू रिपोर्ट कौन से साल में पब्लिश किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पब्लिश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या था? टू प्रपोज न्यू डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यानी कि नेहरू रिपोर्ट का मेन पर्पस आता था कि भारत के एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जिसमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस एक तरह से ये होता था कि जब छोटे छोटे इलाकों पर यहाँ के लोगों का ही अपना गवर्नेंस होगा, लेकिन एट द टॉप ओवरऑल सबका हेड कौन होगा? तो ब्रिटिश ही होगा। इस तरीके से था, यानी कि सेमी इंडिपेंडेंट था, पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं था, सेमी इंडिपेंडेंट को डोमिनियन स्टेटस कहा जाता था। और इसके लिए नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। वो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट किसके नाम के बाद रखा गया था? तो मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट को रखा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। और द पर्पस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर जितने भी आगे चल के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सबका क्या उद्देश्य था? टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फॉर इंडिया, भारत के लिए कौन सा संविधान तैयार करना और भारत के संविधान जो भी सुधार किया जा सकते थे उसको लेकर के बात किया जाता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में 1930 में शुरू हुआ था। तो करेक्ट हो जाएगा बी, भारत के लिए एक नए संविधान की ढांचा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक हुआ था। तो करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। सारे के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। तो करेक्ट हो जाएगा सी। हु इनेबल्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो इनॉग्रेशन उद्घाटन किसने किया था? तो किंग जॉर्ज फिफ्थ ने किया था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन। तो करेक्ट हो जाएगा सी, किंग जॉर्ज फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पॉलिटिकल ग्रुप पार्टिसिपेटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? तो एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम, सिख, हिंदू महासभा, डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे, हर लोगों ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या भीमराव अम्बेडकर ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? तो हाँ, यस, भीमराव अम्बेडकर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डिड कांग्रेस पार्टिसिपेट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? तो नहीं, कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नो। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जो हुआ था उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक कानून तोड़ने के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा था, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो उसके तहत जो है गांधी जी मान गए कि अब सिविल डिसोबीडियंस को खत्म कर देंगे और दूसरे राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो मार्च 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था। ये पहले राउंड टेबल समिट के बाद में और दूसरे राउंड टेबल समिट से पहले हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट फॉर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर के गांधी इरविन पैक्ट का जो है 1931 उसका क्या आउटकम रहा? गांधी एग्रीड टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन समझौता के बाद जो है गांधी जी जो है दूसरे राउंड टेबल समिट में कांग्रेस की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस टू द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को लेकर के कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? तो कांग्रेस एक्सेप्टेड द पैक्ट, कांग्रेस ने इस पैक्ट के समझौते को एक्सेप्ट कर लिया था और बाद में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी किया था सेकंड राउंड टेबल समिट में। नेक्स्ट, व्हेन डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो सितंबर 1931 से लेकर के नवंबर 1931 तक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन सेकंड राउंड टेबल समिट में किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिमांड एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, भीमराव अम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुआ था उसमें क्या डिमांड रखा? तो उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित लोगों के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग कर दी थी इसके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसका मतलब ये होता कि दलित एक अपना एक अलग निर्वाचन क्षेत्र रखेंगे, वहां पर जो दलित अपना एक खुद का नेता चुनेंगे और दलित लोग सिर्फ अपने नेता को वोट करेंगे वहां पर, मतलब कि जाति के आधार पर इलेक्टोरेट की बात कर दिए थे भीमराव अम्बेडकर ने। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गांधी टू भीमराव अम्बेडकर डिमांड, भीमराव अम्बेडकर की डिमांड को लेकर के गांधी जी का क्या रिएक्शन था? तो गांधी जी जो है वो दलित लोगों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बात भीमराव अम्बेडकर ने किया था उसको गांधी जी ने अपोज किया था और वो बिल्कुल एकदम सख्ती से इसके खिलाफ थे गांधी जी। तो गांधी अपोज द डिमांड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हु इशूड द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो है इसको किसने इशू किया था? तो कम्युनल अवार्ड नाम से मैकडोनाल्ड ने इशू किया था। इसके तहत जो सभी भारत में मौजूद अलग अलग जो धर्म जाति के लोग थे सबको अपना एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही थी कम्युनल अवार्ड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राम से मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड को इशू करा था। नेक्स्ट है, विच कम्युनिटीज वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के तहत किस कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था? तो मुस्लिम, सिख, इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही थी कम्युनल अवार्ड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हाई डिड गांधी अपोज द कम्युनल अवार्ड, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को क्यों अपोज किया था? क्योंकि सारे जो भारत के जितने भी अलग अलग वर्ग थे सभी को अपना सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही थी। इससे क्या होता है कि पूरे देश में एक पूरे समुदाय आपस में बढ़ जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं, सब अपना जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं, धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं। इसके कारण गांधी जी जो कम्युनल अवार्ड के सख्त खिलाफ थे और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का डिवाइडेड रूल का पार्ट था, ऐसा गांधी जी का मानना था। डिवाइड द कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनल अवार्ड कम्युनिटी को डिवाइड कर रहा था, इसके लिए गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। फॉर द पुणे पैक्ट ऑफ 1932, 1932 में पुणे पैक्ट क्या था? तो अ पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर प्रोवाइड टू प्रोवाइड रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। पुणे पैक्ट जो है एक समझौता था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें जो है ये बात करा गया था कि दलित जो है और डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं उनको रिजर्व सीट दिया जाएगा अलग अलग गवर्नमेंट पोजीशंस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे पैक्ट हुआ था 1932 का। नेक्स्ट, हु मेडिएटेड द पुणे पैक्ट, पुणे पैक्ट जो है किन का जो मध्यस्थता किन ने करवाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मालवीय इन लोगों ने मिलकर के पुणे पैक्ट करवाया था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ पुणे पैक्ट, पुणे पैक्ट का आउटकम क्या रहा? रिजर्व सीट विद द जनरल इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब जो है जाति धर्म के आधार पर जनरल इलेक्टोरेट्स नहीं दिए जाएंगे, इलेक्टोरेट्स अब जनरल होंगे, लेकिन जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्व इलेक्टोरेट होगा, रिजर्व सीट होगा इलेक्टोरेट में बात की थी। जनरल इलेक्टोरेट होगा, कोई जाति धर्म के आधार पर इलेक्टोरेट नहीं होगा। एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो पुणे पैक्ट के बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर से लेकर के दिसंबर 1932 में होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वेयर वाज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो लंदन में ही हुआ था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट वाज द कांग्रेस स्टैंड ऑन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस का क्या
स्टांस रहा था। तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था। दे बॉयकॉटेड करेक्ट वजह भी, क्योंकि कांग्रेस को गांधी जी को ऐसा लगता था कि जो राउंड टेबल समिट है, पिछले 2 राउंड टेबल समिट में कोई भी कुछ फायदा नहीं दिखा था, और ऐसा उन लोगों का मानना था कि अंग्रेज जो है बस ऐसे ही लोगों को छोटी-छोटी बातों में बहला रखने के लिए करते हैं। ऐसा कोई भी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं बनाने वाले, और इंडिया के लिए बस ऐसे ही वो लोग आपस में डिवाइड रूल का नीति अपना करके ऐसे उसको आगे तक घसीटते रहे। इसके कारण ऐसा सोच करके जो है कांग्रेस और गांधी जी ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा। हु पार्टिसिपेटेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन हुए थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे? भीमराव अम्बेडकर जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31 और 32 वाले तीनों में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अम्बेडकर। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या सिग्निफिकेंस था? इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के कारण जो बाद में आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनकर तैयार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वो प्रेजेंटेड अगस्त प्रपोजल कब प्रेजेंट किया गया था? तो अगस्त प्रपोजल जो है अगस्त 1940 में प्रपोज किया गया था लॉ लिथियो के द्वारा इंडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अगस्त प्रपोजल इंक्लूड? अगस्त प्रपोजल में क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनियन स्टेट। इंडिया में जो डोमिनियन स्टेट को बनाने की बात कही गई थी अगस्त प्रपोजल में। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? तो ऐसा एक तरह का क्षेत्र होता है जो कि किसी बड़ी गवर्नमेंट के अंदर में होता है, जिनका अपना खुद का गवर्नेंस होता है, लेकिन एक तरह से सेमी इंडिपेंडेंट एरिया होता है। तो इंडिया को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही गई थी, यानी कि इंडिया जो है सेमी इंडिपेंडेंट बन जाता, अपना खुद का छोटे-छोटे एरिया जो होते हैं, जिनका खुद का गवर्नेंस होता है, खुद का सरकार होता है, लेकिन एट द एंड वो फिर भी अंग्रेजी सरकार के अंदर नहीं होते। इस बात को अगस्त प्रपोजल में कहा गया था, अंग्रेजों ने इस बात को रखा था, लेकिन भारतीयों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा था। तो चौधरी रहमत अली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बात टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। सेपरेट एक अलग पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, इसका विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्र थे चौधरी रहमत अली, उन्हीं के दिमाग में सर्वप्रथम जो है एक अलग देश पाकिस्तान को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, उनके दिमाग में आया था चौधरी रहमत अली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मुस्लिम लीग पास द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान को बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने जो है अपना प्रपोजल का पास किया था। तो मार्च 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने अपना प्रपोजल पास किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मार्च 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग व्हेन द प्रपोजल फॉर पाकिस्तान पास? तो पाकिस्तान बनाने का जो प्रपोजल मार्च 1940 में पास किया जा रहा था, तो मुस्लिम लीग का जो है वो प्रेसिडेंट कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन क्या था? ए डिप्लोमैटिक मिशन टू गेन इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। अभी जो है क्या हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त प्रपोजल 1940 में लाया था अंग्रेजों ने, जिसमें उन्होंने डोमिनेंस स्टेटस देने की बात कही थी। लेकिन उस वक्त भारतीय कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी दोनों ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि भारतीय जो है पूर्ण रूप से एक दूसरे देश की मांग कर रहे थे, अपना एक पूर्ण स्वराज चाह रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, और मुस्लिम लीग भी अलग देश की बात कर रहा था, अलग पाकिस्तान के फॉर्मेशन की बात कर रहा था। जबकि अगस्त प्रपोजल जो 1940 में था, उसमें भी ऐसा बात अंग्रेजों ने नहीं करा था, उन्होंने बस डोमिनेंस स्टेटस देने की बात की थी। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है 1942 में जब अंग्रेजों का हालत और खराब होने लगता है वर्ल्ड वार 2 में, तो वो क्या करते हैं कि फिर से अपना जो है एक प्रपोजल लेकर के आता है, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है, और इसमें फिर से सेम बात उन्होंने दोहराया था। तो एक डिप्लोमेटिक मिशन था, ताकि अंग्रेज जो है भारतीयों का सहायता ले सके वर्ल्ड वार 2 में। उन्होंने फिर से वही बात कहा था कि इसके बदले अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो वर्ल्ड वार 2 में, तो मैं आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा बाद में इसके बाद वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद दे दूँगा। तो ये हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू लेड द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन को किसने लीड किया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन का को लीड किया था, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। मैंने बताया क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया, क्रिप्स मिशन को कब भारत भेजा गया था? तो क्रिप्स मिशन को उन्हें मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हू डिड क्रिप्स मिशन प्रपोज इंक्लूड फॉर इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर? वार खत्म होने के बाद क्रिप्स मिशन में भारतीयों के लिए किस बात की जिक्र किया गया था? तो ऐसा कहा गया था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का स्थापना किया जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माण करने वाली एक बॉडी तैयार की जाएगी, और भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इस तरीके का बात जो है वो क्रिप्स मिशन में कहा गया था। लेकिन फिर से अगेन दूसरे जो है क्रिप्स मिशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसका बहिष्कार किया था फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था? तो क्रिप्स मिशन ने महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक कहा था, क्योंकि 1928 में भी इस तरीके की बात इंडियंस कह रहे थे, जैसे एक डोमिनियन स्टेटस की बात मोतीलाल नेहरू ने भी कहा था, लेकिन तब अंग्रेजों ने नहीं माना था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने आउटडेटेड चेक कहा था, क्योंकि अब तो भारतीय पूर्ण स्वराज की बात करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, इसलिए उसे गांधी ने आउटडेटेड चेक कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट? अब जो क्रिप्स मिशन के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है अब इंडिया। तो इसमें जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अगस्त मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट प्रपोजल पास इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो कांग्रेस के जो कार्यकारिणी सदस्य जो समिति थी, उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट को कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1942 में जो कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को पारित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन हेल्ड ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट? अब कांग्रेस का जो सेशन बॉम्बे में हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में, जो बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट को अप्रूव कर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्लोगन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त महात्मा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो डू और डाई का स्लोगन दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज महात्मा गांधी इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त जो है महात्मा गांधी को कहां कैद करके रखा गया था? तो आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी को क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अरेस्ट करके रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन हजारीबाग जेल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त जो है हजारीबाग जेल में किसको कैद करके रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में कैद करके रखा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजेंद्र प्रसाद इम्प्रिजन पटना, राजेंद्र प्रसाद को पटना में इम्प्रिजन करके रखा गया था कैद करके, और प्रपोजल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट पास ऑन 8 अगस्त 1942, और क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो पास कर दिया गया था 8 अगस्त 1942 को, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल जो है वो 7 अगस्त को रखा गया था बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, और 8 अगस्त को इसको पास कर दिया गया था, और 9 अगस्त से शुरू भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट थॉट ऑफ फॉर्मिंग द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज बनाने की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहन सिंह ने की थी आजाद हिंद फौज बनाने की कल्पना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हेन डिड मोहन सिंह फॉर्म द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज मोहन सिंह ने कब बनाया था? तो मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज बनाने की कोशिश की थी। वेयर डिड मोहन सिंह फॉर्म द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज मोहन सिंह ने कहाँ बनाया था? तो मलेशिया में आजाद हिंद फौज बनाया था मोहन सिंह ने। और
डेट डिड कैप्टन मोहन सिंह हैंड ओवर द कमांड ऑफ आजाद हिंद फौज टू सुभाष चंद्र बोस। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की कमान को सुभाष चंद्र बोस को कब दिया था? तो जुलाई 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का कमान दे दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड सुभाष चंद्र बोस गिव टू अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नाम दिया था? तो अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्लोगन डिड सुभाष चंद्र बोस गिव टू पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के बाद जो उन्होंने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सोल्ड देयर फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोइरांग मणिपुर, आजाद हिंद फौज ने अपना पहला झंडा जो है फहराया था मोइरांग में मणिपुर में 1944 में। और 1945 में जो है आजाद हिंद फौज पर जो है मुकदमा चलाया जाता है लाल किले में।